Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor in Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम BA फोर्थ सेम के पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक एम एन रॉय के बारे में बात करेंगे। भारतीय आधुनिक चिंतन के इतिहास में मानवेंद्रनाथ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे न केवल भारत के समाजवाद के अग्रदूत माने जाते हैं, बल्कि मार्क्सवाद के प्रचार और प्रसार में भी उन्हें ही अग्रणी माना जाता है। उन्होंने मार्क्सवाद का जमकर समर्थन किया, लेकिन अपने जीवन के उद्धार में भी मार्क्सवाद के विरोधी बन गए। मार्क्सवाद के विरोधी विचारों के कारण ही उन्होंने एक नवीन विचारधारा, नवीन मानववाद को जन्म दिया, जो कि विश्व राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। राय ने भौतिकवाद की नई व्याख्या की और उसे नैतिक आधार प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को उद्घोष भी उन्होंने ही किया। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का आग्रह किया ताकि समकालीन मार्क्सवाद की तानाशाही से बचा जा सके। राय ने गांधीवादी धर्म व राष्ट्रवाद का विरोध किया। यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में से ऊपर उठकर देखा जाए तो ऐसा करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका नवीन मानववाद भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विश्व को एक अनुपम देन है। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। इनका जन्म 21 मार्च 1887 को हुआ। ये एक कर्मठ व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत अधिक रचनाओं को लिखा, जिसमें कि रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवोल्यूशंस, मटेरियलिज्म, इंडियन इन ट्रांजिशंस, रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशंस इन चाइना इत्यादि बहुत सी रचनाओं को प्रकाशित किया। लेकिन इन्होंने इनके एम.एन. रॉय के विचारों के विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो इनके सही ढंग से समझने के लिए विद्यार्थी जान लें कि इनके चिंतन का जो विकास है उसके क्रम को रोमांटिक क्रांतिवादी, मार्क्सवादी क्रांतिवादी, रूढ़िवादी समाजवादी, मौलिक मानवतावादी और वैज्ञानिक मानवतावाद के आधार पर इनकी प्रथाओं को अच्छी तरह से इनके चिंतन को समझा जा सकता है। और राय के विचारों के विकास को डॉक्टर एल.पी. सिन्हा ने 6 भागों में बांटा है। रोमांटिक क्रांतिवादी, रूढ़िवादी मार्क्सवाद, अरूढ़िवादी मार्क्सवाद, मौलिक लोकतंत्र की ओर से संक्रमण, मौलिक लोकतंत्र और मौलिक मानवतावाद। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एम.एन. रॉय। इन्होंने राय ने चिंतन के विकास की रूपरेखा से स्पष्ट है कि राय के चिंतन में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजनीतिक चिंतन के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण रहा। राज्य को लेकर राय के प्रारंभिक विचार मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान के व्यक्ति और समाज के मध्य परस्पर संबंधों को लेकर 2 सिद्धांत इनके हमेशा ही प्रचलित रहे हैं कि एक सिद्धांत व्यक्ति के महत्वपूर्ण मानता है तो दूसरा सिद्धांत व्यक्ति को समाज में महत्व मानते व्यक्ति के कल्याण को तरजीह देता है। राय के अनुसार राष्ट्रवाद एक संकीर्ण प्रतिक्रियावादी विचारधारा है। उनके लिए राष्ट्रवाद मानवता का राष्ट्रों के भौगोलिक विषय में विभाजन करके मानवता का पंथे प्रेम और सच्चाई की सार्वभौमिक आदर्श की पूर्ति में बाधक माना गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विश्व शांति को सुनिश्चित करने और विश्व के युद्ध को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय हितों का परित्याग, विश्व बंधुत्व के आदर्श को स्वीकार किया जाना चाहिए। राय के चिंतन के विकास की रूपरेखा में स्पष्ट है कि दृष्टिगत होता है कि चाहे उनके विचारों में निरंतर परिवर्तन व रूपांतर होते रहे, फिर भी स्वतंत्रता का विचार उनके चिंतन में निरंतर रहा है। राय का यह दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद सदैव अपने निजी स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। राय तत्कालीन विश्व की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था की बुराइयों से भली भांति परिचित थे। राय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को स्वीकार किया, किंतु मूलभूत गांधीवादी सिद्धांतों के जीवन पर आलोचक बने रहे। एम.एन. रॉय का राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित था। उन्होंने आध्यात्मवाद का विरोध किया और भौतिकवाद का समर्थन किया। राय भौतिकवादी थे। उनका भौतिकवाद में पूर्ण विश्वास था, लेकिन उनके भौतिक अर्थ यह नहीं था जो कि सिद्धांत लगाया जा सकता है। राय ने समाजवाद को सहकारी समाजवाद का नाम दिया। प्रारंभ में राय समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। राय और मार्क्सवाद या एम.एन. रॉय व्यूज ऑन मार्क्सिज्म, एम.एन. रॉयज क्रिटिसिज्म ऑन मार्क्सिज्म के आधार पर अगर हम पहले तो इनके पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट विद मार्क्सिज्म के बारे में बात करेंगे कि राय ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक की आलोचना की, लेकिन वे लेनिन के भौतिकवाद से सहमत थे।
जिस प्रकार मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को जिस प्रकार से और जिन आधारों पर आलोचना की उन आधारों से राय ने सहमति जताई है। राय ने अपने विचारों में विश्लेषण को जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाई उसकी राय ने प्रशंसा की है। मार्क्सवाद की विचारों की विश्लेषण की प्रशंसा की। राय महोदय कार्ल मार्क्स के दर्शन व व्यवहार की अनुरूपता के बड़े प्रशंसक थे। राय कार्ल मार्क्स के चिंतन में संकीर्ण राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की विश्वव्यापी चेतना मार्क्स के दर्शन की प्रेरक शक्ति बना। मार्क्स भौतिकवाद सारे ज्ञान का स्रोत माना जाता था। राय का मानना था कि मार्क्स के चिंतन का केंद्र तथा मानव कल्याण ही था। पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट विद मार्क्सिज्म थ्योरी, तो इसकी आलोचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि राय मार्क्सवाद के समर्थक, तब भी उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना उनकी असंगतियों के आधार पर की। उनका कहना था मार्क्स के चिंतन में दो परंपरा विरोधी और असंगत प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें शोषण और दूसरी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देती हैं। राय मार्क्स के विचारों की कट्टरता के आधार पर आलोचना करते थे। मार्क्सवादी ने साम्यवाद को एक कट्टर मत का रूप देने का प्रयास किया है। मार्क्स की इतिहास की व्याख्या से असहमति व्यक्त करते हुए कहते थे कि अंतर्गत उत्पादन की शक्तियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राय की एक गंभीर आपत्ति यह रही है कि उन्होंने नैतिक नियमों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। स्वतंत्रता की धारणा को गुलामी की धारणा, जिस प्रकार से समाज स्वेच्छापूर्ण गुलामी का समूह बन जाएगा, इस प्रकार की विचारों का विरोध किया। राय मार्क्स के अतिरिक्त पूंजी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। राय द्वारा मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की गई। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तर्क रोमांच इत्यादि से सिद्धांत की आलोचना की। मार्क्स के दर्शन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण। उन्होंने इस मानव इतिहास को शोषित व शोषक वर्ग के रूप में संघर्ष माना। मार्क्स ने यह विश्लेषण की थी कि वह संघर्ष की प्रक्रिया में अंत में माध्यम में समाप्त हो जाएगा। राय मार्क्स वर्ग संघर्ष के पश्चात सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की स्थापना की बात करते हैं, जिससे कि श्रमिकों का शासन हो सके। राय सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के पक्षपाती थे, किंतु उनके द्वारा सजाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं था। मार्क्स ने व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया था, जिसे कि व्यक्तिवादियों ने बहुत बल दिया। राय ने जो स्वयं व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया। एम.एन. रॉयज ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, एम.एन. रॉयज रेडिकल डेमोक्रेसी वर्तमान युग में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग है। इस व्यवस्था को लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार कहकर सम्मानित किया जाता है। मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में राय की गहरी आस्था थी। राय के अनुसार लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति वास्तव में ही जनता के हाथों में निहित होती थी। एम.एन. रॉय द्वारा संसदीय लोकतंत्र की आलोचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सिद्धांत अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, किंतु व्यवहार में इस अपेक्षा का निर्वाह नहीं हो पाता। राय ने संसदीय प्रजातंत्र सहित प्रतिनिधि शासन की सभी प्रणालियों की आलोचना की। जनता की संप्रभु शक्तियों प्रतिनिधियों के हाथ में केंद्रित होती हैं। राय के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र में शक्तियों को कुछ और हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है। संसदीय व्यवस्था का कार्यकरण दलीय व्यवस्था पर आधारित होता है। राय ने संसदीय लोकतंत्र की यह आलोचना भी की कि इस व्यवस्था में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जनसाधारण के हितों को अनदेखी की जा सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी में राय की स्पष्ट मानता था कि लोकतंत्र के विषय में प्रचलित प्रणालियों में व्यक्ति की उपेक्षा होती है और राजनीतिक व्यक्ति के हाथों में न रहकर सत्ता के केंद्रीकृत निकायों में निहित होती है। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, मौलिक लोकतंत्र के अर्थ के रूप में सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में बुनियाद पर आधारित था। राजनीतिक दलों का उन्मूलन, विकेंद्रित राजनीति प्रणाली का संगठन होना, संक्रमणकालीन व्यवस्था इन तथ्यों से परिचित है कि इस पर राजनीति को दिशाहीन प्रजातंत्र को बदलना तत्काल संभव नहीं है। जनता के लिए शिक्षा, आर्थिक रूपांतरण, मौलिक तंत्र, नव मानववाद से संबंधित मौलिक लोकतंत्र व सर्वोच्च आदर्श के रूप में
इन व्यवस्थाओं के आधार पर राय का विश्वास था कि फासिज्म, नाजीवाद और सैनिक तानाशाही, लोकतंत्रीय तानाशाही आदि सभी प्रणालियों की बुराइयों का एकमात्र उपचार मौलिक लोकतंत्र है। राय के मौलिक तंत्र की आलोचना, व्यक्ति स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है। दल विहीन लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। राय दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। संगठित लोकतंत्र का आर्थिक संगठन दोषपूर्ण है। रेडिकल ह्यूमनिज्म, एम.एन. रॉय पहले पक्के मार्क्सवादी थे और विश्व साम्यवादी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। धीरे धीरे उन्हें मार्क्सवाद को हटते हुए उन्हें रूसी साम्यवाद की तीव्र आलोचना करने पर उन्हें साम्यवादी विश्व संस्था से निकाल दिया गया। इसके बाद एम.एन. रॉय भारत लौटे, भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बन गए। वहाँ उन्होंने गांधीवाद की आलोचना करनी आरंभ कर दी और मौलाना आज़ाद के चुनाव चिन्ह हारने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी छोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित, परंतु यह दल भी 1945-46 के चुनाव में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए एम.एन. रॉय ने महसूस किया कि भारत में संस्कृति और दार्शनिक क्रांति नहीं की जा सकती जब तक कि जनता मौलिक मानववाद के सिद्धांतों को बलिवाद नहीं समझ सकती। इसलिए उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग किया और अपना सारा ध्यान मौलिक मानववाद के प्रचार में ही लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने 1949 में नवीन मानववाद नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। रॉयज ह्यूमनिज्म, नवीन मानवतावाद, राय महोदय का मानवतावाद सिद्धांत यूनान के मानवतावादी प्रोटागोरस की विचारधारा पर आधारित था, जिसमें कि मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति का मापदंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू एंड रेडिकल ह्यूमनिज्म, मनुष्य की बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता मिलती है, इसे व्यक्ति को प्रधानता मिलती है। इसके आधार पर व्यक्ति का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रहता है। स्वतंत्रता कहते हैं कि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे, बल्कि स्वतंत्रता रहता है कि व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करे। राय की नैतिकता का आधार अध्यात्मवाद नहीं था, मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना था, देखना चाहते थे राय इनको आध्यात्मिक दृष्टि से। वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया। इन्होंने नवीन मानववाद की व्यापकता पर आधारित इनकी विचारधारा थी। नवीन मानववाद के राजनीतिक व आर्थिक विचार पर आधारित, जैसे राजनीतिक आधार व्यक्ति की महत्ता पर बल, निर्दलीय प्रजातंत्र के समर्थक के रूप में कार्य किया, आर्थिक आधार के रूप में इन्होंने विचारधारा को प्रचलित किया। नवीन मानववाद की आलोचना, भौतिकवाद के आधार पर आलोचना की गई कि भौतिकवादी के अनुसार प्रकृति स्वयं, जगत स्वयं अपने में जीवित है और ईश्वर की सृष्टि और मूर्त रूप से होता है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आलोचना की गई, स्वतंत्रता के स्वरूप की आलोचना की गई, व्यक्ति व समाज के संबंधों के आधार पर आलोचना की गई। और गांधीज़म, राय ने मार्क्सवाद की आलोचना की और संविवाद, लेकिन उन्होंने गांधीवाद के विषयों के विचार को प्रकट किए, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जन आंदोलन की पद्धति के प्रयोग के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राष्ट्रव्यापी संस्था गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1936 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर दी और 1919 में कांग्रेस के पद का चुनाव लिया। राय ने गांधीवाद की इस आधार पर आलोचना की कि उन्होंने आर्थिक कार्यक्रम का अभाव था। आधुनिक युग में के अर्थशास्त्र में कोई महत्व नहीं था। राय ने गांधीवाद की पूंजीवाद का भी समर्थन किया था। उनके शब्दों में गांधीवाद पूंजीवाद के गिरते हुए ढांचे और क्रांति की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने में सहायक होगा। महात्मा गांधी के विभिन्न वर्गों व स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहयोग प्राप्त किया, राय महोदय ने उनकी गलत आलोचना की। राय ने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की भी आलोचना की। ईश्वर व धर्म की इस प्रकार निंदा करते हुए एम.एन. राय जैसे बुद्धिजीवियों के लिए बड़ा अशोभनीय था। महात्मा गांधी का आर्थिक कार्यक्रम बड़ा स्पष्ट था। उनकी ट्रस्टीशिप व्यवस्था के संसार में आर्थिक शोषण को दूर कर सकती थी। गांधी जी के एक महान मानवतावादी थे। इससे बड़ी और क्या मानवता हो सकती है कि वे कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ब्रिटिश सरकार में इन्होंने भारतीय अत्याचार शोषण किया नहीं करते थे। गांधी जी ने जिस बुरी तरह से एम.एन. रॉय ने आलोचना की, इस प्रकार से है कि मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने जीवन भर दीन दुखियों की सहायता की थी। धन्यवाद।